खबरदार में कल हमने पेशकश आपको खास लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से दिखाई थी। आज मैं लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि कुपवाड़ा में हूं और यहां से एक खास रिपोर्ट मेरे साथ आप जरूर देखेंगे, लेकिन उससे पहले जरा खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं, क्योंकि आज तमाम खबरें एक तरफ और एक तरफ है क्रिकेट। भारत ऑस्ट्रेलिया में लगातार 2 सीरीज जीतने वाली एशिया की पहली टीम बन गई है। कहते हैं टेस्ट क्रिकेट में कैरेक्टर का भी टेस्ट होता है। टीम इंडिया पहले लड़खड़ाई फिर संभली, तब जब प्रतिद्वंद्वी आक्रामक था और स्थिति नाजुक थी तब दीवार बनकर ऑस्ट्रेलिया को रोका। इसके बाद अपनी पूरी शक्ति और कुशलता को एक दिशा में लगाया और अंत में जीत हासिल की। इस जीत में जीवन के गहरे सबक भी हैं। आज ये विश्लेषण देश के युवाओं को जोश से भर देगा। भारत में सूर्योदय रोज सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है। आज विवादों का सूर्य भी वहीं से होगा। एक बार फिर भारत में चीन की घुसपैठ के दावे हो रहे हैं। एक राजनीतिक महाभारत छिड़ गई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अरुणाचल की जमीन पर चीनी गांव के निर्माण को लेकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना लगा दिया। दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी जिस गांव पर निर्माण होने की बात कर रहे हैं वो तो पंडित नेहरू के जमाने से ही चीन के अवैध कब्जे में है। इस मुद्दे को और इसकी पॉलिटिक्स को हम डिकोड करेंगे। आज मैं रिपोर्टिंग के लिए कुपवाड़ा में हूं। आज यहां से आपको बॉर्डर पर सीमा सड़क संगठन की श्वेत क्रांति दिखाएंगे। यह चीन और पाकिस्तान का मौसम बिगाड़ने और दुश्मन के पैरों तले सड़क खिसकाने वाली रिपोर्ट है। कश्मीर की वादियों में आज आपका परिचय BRO के रणबांकुरे से होगा। लेकिन सबसे पहले आज हम बात क्रिकेट की ही करने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ जो हमारे फौजी हैं वो तो हीरो हैं ही, लेकिन दूसरी तरफ आज क्रिकेट के मैदान में जो हीरो बनकर दिखाया है हमारे क्रिकेटरों ने वो भी कम नहीं है किसी से। ये ऑस्ट्रेलियाई टीम के कोच के शब्द हैं। नेवर एवर 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 अंडर एस्टिमेट द इंडियंस, यानी हिंदुस्तानियों को कभी कम करके मत आंको। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम ने शायद अपने कोच की बात को ही कम करके आंक लिया। जब विराट कोहली लौट गए और ऐसा लगा कि टीम इंडिया में तो बहुत सारे वो खिलाड़ी हैं ही नहीं जो उनकी मेन प्लेइंग 11 में है, तो उन्हें लगा कि इस टीम को तो हराना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम ये भूल गई कि 1.25 अरब आबादी से चुनकर ये 11 खिलाड़ी आते हैं। हिंदुस्तान में प्रतिभा की कमी नहीं है। पिछले कुछ समय में टीम इंडिया ने क्या क्या नहीं सहा है। जब से ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई है तब से अलग अलग तरह के विवाद उठते रहे हैं। जिस तरह से एडिलेड में उन्हें रेशियल अब्यूज का सामना करना पड़ा, यानी कि भारतीय होने के नाते उनसे गाली गलौज की गई दर्शक दीर्घा की तरफ से, या फिर यह कहा गया कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं भारत के खिलाड़ी। विराट कोहली जब पैटर्निटी लीव के लिए गए तब तमाम तरह की बातें की गई। जब हमारी टीम एक टेस्ट मैच हार गई उस समय भी बहुत सारे सवाल उठाए गए, लेकिन अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में टीम इंडिया ने एक एक करके हर सवाल का जवाब दिया है। इसीलिए आज जितनी भी तारीफ हो रही है उनकी, अलग अलग जगहों से जितनी भी तारीफ हो रही है, वो सब कम है। पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने कहा था कि विराट कोहली के न होने से भारतीय टीम का सफाया होने के पूरे चांस है। एडिलेड जैसी हार के बाद भारतीय टीम को संभालने वाला कोई नहीं। ऑस्ट्रेलिया के ही पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने कहा था कि विराट कोहली के बिना भारत की बैटिंग लाइनअप के बारे में कल्पना नहीं कर सकते। भारतीय टीम बेहद मुश्किल में है। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज मार्क वॉ ने कहा था कि एडिलेड में 3 दिन में भारत मैच हार गया और अब ये नहीं लगता कि भारतीय टीम वापसी कर पाएगी। 4-0 से ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने कहा था कि उन्होंने पहले ही बता दिया था कि ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट सीरीज में भारत बुरी तरह पिटेगा, 4-0 से हारेगा। देखिए, जीत जीत होती है ये एक तरफ है, लेकिन जब वापसी की जाती है तो वो अपने आप में अकल्पनीय हो जाती है। यहां पर बहुत जरूरी है ये समझना कि गाबा के मैदान पर जीतना इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, क्योंकि गाबा का जो मैदान है उसे ऑस्ट्रेलिया का गढ़ कहा जाता है। ब्रिस्बेन में ये मैदान है और अगर आप उस मैदान के बीचों बीच भी खड़े होंगे तो आप देखेंगे कि चारों तरफ से बहुत डोमिनेटिंग है वो मैदान, और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया का जो रिकॉर्ड यहां पर रहा है वो अनबीटन की तरह, मतलब कोई भी टीम नहीं सोच सकती है वहां पर उसे हरा देने की। इसे आप इस तरह से समझिए कि गाबा के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया जब आखिरी बार टेस्ट हारा था तो भारतीय टीम के कैप्टन विराट कोहली सिर्फ 16 दिन के थे और सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट मैच खेलना शुरू भी नहीं किया था। इसके 1 साल बाद सचिन ने टेस्ट मैच में डेब्यू किया। ये 1988 की बात है, जब ऑस्ट्रेलिया को गाबा के मैदान में वेस्टइंडीज ने हराया था। तब से 32 साल में गाबा के मैदान में 29 टेस्ट मैच हुए। इनमें सिर्फ 1 मैच ऑस्ट्रेलिया हारी, वो भी भारत की उस टीम से जिसने गाबा में इससे पहले के अपने 6 मैच में से 5 हारे थे।
और जो टीम ऑस्ट्रेलिया की मजबूत टीम के सामने कहीं नहीं ठहरती। टीम में 5 खिलाड़ी नवदीप सैनी, मोहम्मद सिराज, टी नटराजन, वॉशिंगटन सुंदर और शुभमन गिल ने इसी सीरीज में डेब्यू किया है। ऋषभ पंत और शार्दुल ठाकुर जैसे खिलाड़ी अभी युवा हैं। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के पास स्टीव स्मिथ हैं, डेविड वार्नर हैं, पैट कमिंस, हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, नेथन लायन जैसे नंबर 1 बॉलिंग अटैक था उसके पास। दूसरी बात यह कि भारतीय टीम चौथी पारी में बल्लेबाजी कर रही थी। सामने 328 रनों का बड़ा टारगेट था। नंबर 1 बॉलिंग अटैक के सामने 5वें और आखिरी दिन बल्लेबाजी करना आसान नहीं था। अब तक इतने बड़े टारगेट का ब्रिस्बेन में कोई पीछा नहीं कर पाया। भारतीय टीम के सामने मैच बचाने का ही चैलेंज था, लेकिन उन्होंने इस चैलेंज के आगे बढ़कर मैच जीत कर दिखा दिया। आज 19 जनवरी है और 19 दिसंबर की तारीख आपको याद होगी, यानी कि ठीक 1 महीने पहले कि किस तरह से पूरी की पूरी भारतीय टीम 36 रनों पर आउट हो गई थी। पहला मैच था सीरीज का वो। और उसके बाद तो जो क्रिकेट पंडित थे उन सब ने भविष्यवाणी करनी शुरुआत कर दी कि टीम इंडिया तो ये सीरीज 4-0 से हारने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो ये बात कही गई है हर भारतीय अपने ऊपर लागू करके देख सकता है और सोच सकता है कि उसके लिए भी कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन दूसरी चीज जो बड़ी इसमें से निकली है वो ये कि अजिंक्य रहाणे की कप्तानी, भले ही कप्तान जो ओरिजिनल है वो विराट कोहली है और स्टैंड इन कैप्टन थे अजिंक्य रहाणे, लेकिन अपनी कप्तानी से उन्होंने सबको इंप्रेस किया और एक विकल्प के तौर पर उभरे हैं। आज दिन भर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच तू मैं का दिन था। दरअसल राहुल गांधी ने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए सरकार से सवाल पूछ लिए अरुणाचल प्रदेश में कथित चीनी अतिक्रमण को लेकर। इस पर भारतीय जनता पार्टी आग बबूला हो गई। प्रवक्ताओं से लेकर मंत्रियों तक ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। यहां तक कि जेपी नड्डा ने राहुल गांधी से 5 चुभते सवाल पूछ लिया। इस पर राहुल गांधी ने पलट कर कहा, झुंझलाते हुए, कि वो कोई प्रोफेसर तो है नहीं कि मैं इन सवालों के जवाब दूं। हालांकि राहुल गांधी शायद ये भी भूल जाते हैं कि वक्त वक्त पर सोशल मीडिया के ही जरिए या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए वो खुद भी सवाल पूछते रहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत डेंजरस सिचुएशन बन गई। ये क्या जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर हैं क्या कि मैं इनको जवाब देता जाऊं कि कौन है ये? सही चीन कांग्रेस ने दिया, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सदस्यता कांग्रेस ने दी। ये कांग्रेस जमाने से ही वो लेंसी रिवर वैली जो है चाइना ने कब्जा करके रखा है। पड़ोसियों की जमीन हड़पने की चीन की भूख का एक अध्याय चल ही रहा होता है कि दूसरा खुलते देर नहीं लगती। लद्दाख की चोटियों पर चीन का हथकंडा फेल हुआ तो अब अरुणाचल की जमीन को लेकर तरह तरह के दावे होने लगे। इस सारे विवाद की जड़ में है कुछ सैटेलाइट तस्वीरें, जिनके आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि चीन ने अरुणाचल सिक्किम बॉर्डर के पास अवैध निर्माण किया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबानसिरी जिले की सीमा में 4.5 किलोमीटर अंदर आकर 101 घरों का निर्माण किया है। इन मीडिया रिपोर्ट्स में राहुल गांधी को अपार राजनीतिक संभावनाएं नजर आईं। उन्होंने चीन की घुसपैठ वाले नक्शे लपक लिए और सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर अपने पसंदीदा हथियार ट्विटर के जरिए फायरिंग कर दी। याद कीजिए उनका वादा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। इस ट्वीट के कुछ देर बाद कांग्रेस खेमे ने ऐलान किया कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस ऐलान के तुरंत बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी जवाबी हमले की मुद्रा में आ गए। उन्होंने राहुल गांधी से ट्विटर पर ही 5 सवाल पूछे। राहुल और कांग्रेस चीन पर गलत बयानी कब छोड़ेंगे? जमीन नेहरू ने गिफ्ट की, राहुल इनकार करेंगे? कांग्रेस चीन के सामने सरेंडर क्यों कर देती है? राहुल चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से एमओयू रद्द करेंगे? राहुल ट्रस्ट को चीन से मिले दान को वापस करेंगे? यानी इससे पहले कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, जेपी नड्डा के सवाल उन तक पहुंच चुके थे। राहुल ने अपनी बात किसानों के मुद्दे पर शुरू की और चीन पर खत्म। जब नड्डा के सवालों का जवाब मांगा गया तो राहुल ने झड़कते हुए कहा कि जवाब देश को दूंगा, नड्डा को नहीं। जेपी नड्डा प्रोफेसर हैं क्या? ये क्या जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर हैं क्या कि मैं इनको जवाब देता जाऊं कि कौन है ये? क्या ये हिंदुस्तान के प्रोफेसर हैं, टीचर हैं क्या
उनका क्यों जवाब दूं मैं? कौन होते हैं वो? मैं हिंदुस्तान का जवाब देता हूं, किसान का जवाब देता हूं। किसान मुझसे कोई भी सवाल पूछे जवाब दूंगा। मेरा कैरेक्टर है, मैं ना नरेंद्र मोदी से ना इन लोगों से डरता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं साफ सुथरा आदमी हूं, मुझे ये छू नहीं सकते, बात समझिए। हाँ, गोली से मार सकते वो अलग बात है, मगर छू नहीं सकते। और मैं देशभक्त हूं, मैं अपने देश की रक्षा करता हूं। एक बार ढोकलाम में टेस्ट किया है और अब लद्दाख में अपने ट्रूप्स डालकर टेस्ट किया है। वो टेस्ट कर रहा है, वो ऐसे देख रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर चाइना को क्लियर मैसेज हिंदुस्तान ने नहीं दिया, अगर हिंदुस्तान ने क्लियर अपने दिमाग में स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, चाहे वो मिलिट्री स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी हो, तो चाइना चुप नहीं बैठेगा, चाइना इसका फायदा उठाएगा। राहुल राजनीतिक बैटिंग करके एजेंडा सेट कर रहे थे तो बीजेपी के खिलाड़ी भी मैदान में आ गए और गुगली फेंकनी शुरू कर दी। चीन पर जवाब क्यों नहीं देते? अरुणाचल की भूमि जो गई चीन के कब्जे में किसने दी? अक्साई चीन के कब्जे में कैसे गया? सवाल बहुत है, नड्डा जी ने पूछे, उसका जवाब नहीं आपके पास। आर्मी मिलिट्री बेस 3-4 स्टोरीज रेक्टेंगल में बनाना, हाईडेल बनाना, वहां टाउन बसाना, ये 6 साल का काम नहीं है। ये कांग्रेस जमाने से ही लेंसी रिवर वैली जो है चाइना ने कब्जा करके रखा है। चीन को लेकर सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भारतीय सेना के मनोबल की बात हो जाती है और उन सभी लोगों के मनोबल की बात हो जाती है जो दिन रात लगातार समूचे देश की सुरक्षा में सरहदों पर तैनात रहते हैं। मैं आज कश्मीर में हूं, यहां पर कुपवाड़ा में मैं उस इलाके में गई जहां पर बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के जो जितने भी लोग हैं वो सब दिन रात तैनात रहते हैं। ड्यूटी खत्म हो जाए तब भी वो एक कॉल पर हाजिर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हीं के कंधों पर यह जिम्मेदारी है कि लाइन ऑफ कंट्रोल तक भारतीय सेना को अगर पहुंचना हो तो जरा सी भी देरी ना। और यहां पर कश्मीर में जितनी ज्यादा बर्फबारी हुई है उसके बीच ये कर पाना बहुत मुश्किल होता है। एवलांच आते हैं इस इलाके में, लेकिन बीआरओ ने एलओसी से लेकर एलएसी तक ये दिखाया है कि वो क्या करने का जज्बा रखते हैं। इसीलिए तो चीन उनसे चिढ़ता है और पाकिस्तान उनसे डरता है। जय भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस साल बर्फबारी ने कश्मीर में 55 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है और इसी साल दुश्मन देशों की चुनौतियों को देखते हुए बीआरओ ने यह प्रण लिया कि किसी भी कीमत पर किसी भी चुनौती के सामने इन पासेस को बंद नहीं होने देंगे जो हमारी सीमाओं को जोड़ते हैं। आज हम हजारों फीट की ऊंचाई पर इन्हीं वीरों के हौसलों को मापने के लिए आए हैं। जो गर्मी के महीने होते हैं उसमें निर्माण के काम को बेहद तेज रफ्तार से आगे बढ़ाना, और जब इस तरह का मौसम हो जाता है, चूंकि हमारे जो सरहदी इलाके हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल हो या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो, बहुत ऊंचाई, बहुत हाई ऑल्टीट्यूड और बहुत ऐसा ही मौसम, आपको विषम परिस्थितियां रहती हैं। तो ऐसे में जो बीआरओ है वो एक लाइफलाइन के तौर पर सेना के लिए भी और सिविलियंस के लिए भी बीकन यहां पर कश्मीर में हम समझे उसकी जिम्मेदारियां रहती हैं। सर, हम लोगों की यहाँ पर जो जिम्मेदारियां हैं बीकन की वैली में, रोडों का निर्माण करना, उनको मेंटेन करना और जो कनेक्टिविटी है अपने बॉर्डर एरियाज में आर्मी के लिए उसको प्रोवाइड करना। इतनी ऊंचाई पर इतने ठंड में आप कैसे मोटिवेट करते हैं अपने?
इस ऊंचाई में अगर यहाँ के लोगों की अगर हम हेल्प कर सकें, इससे अच्छा मोटिवेशन हमारे लिए क्या हो सकता है। अगर हम देश की रक्षा में जो जवान आगे तैनात हैं उनकी सेवा कर रहे हैं, और हमारे जो अपने जम्मू कश्मीर के जो निवासी हैं जो तंगधार या कैरन सेक्टर में रह रहे हैं या किसी भी ऐसे एरिया में रह रहे हैं जिनके लिए हम किसी भी तरह से सहायता प्रदान कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक एम्बुलेंस जा रही है, एंड अगर हम ऐसे लोगों की सहायता कर सके जो बीमार हैं और इनको फंसे हुए यहाँ पर, उससे ज्यादा मोटिवेशन की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। तो आमतौर पर क्या होता है कि इस तरह से जब बर्फ से रास्ता भर जाता है तो क्लियरेंस के बाद एक तरफ की ट्रैफिक को इजाजत मिलती है, लेकिन बीआरओ यहाँ पर बीकन अपनी तरफ से ये कोशिश करती है कि अगर कोई इमरजेंसी है तो उन्हें कांटेक्ट करके आप लोग फिर निकल, जैसे कि एम्बुलेंस उसी में शामिल हो। जब एवलांच वार्निंग यहाँ पर काफी रहते हैं, ये एवलांच प्रोन एरिया है, और जब भी लेकिन हम जब भी हमको ऐसी कोई कॉल आती है कि कोई स्टैंडर्ड पेशेंट यहाँ पर फंसे हुए हैं या कोई डिजीज बॉडी या डेड बॉडीज, बहुत बार ऐसा होता है कहीं फंसे हुए होते हैं, तो हम लोग प्रिकॉशंस लेते हुए एवलांचेस को क्लियर करते हैं और अब जो यहाँ पर पेशेंट्स फंसे हुए मदद करके उन्हें करने के लिए उनको आगे निकाल देते हैं। जो चुनौतियां यहाँ पर हैं उन्हें भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए एवलांच की हर स्तर की वार्निंग होती है और कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा जो खतरनाक होता है एवलांच की चौथे स्तर की वार्निंग, उसमें भी बाकी भले अंदर रहें, सेना को भी कहा जाता है प्रोटेक्ट करिए, लेकिन एक सैनिक है हमारे जो बाहर रहते हैं। आप लोग ये जो एरिया है ये भी एवलांच प्रोन एरिया है? हाँ, ये इस इलाके का वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एवलांच साइट्स हैं। यहाँ पर वी हैव कैजुअलिटी रिपोर्ट्स एवरी ईयर, एंड लकीली इस साल अभी तक ऐसा कुछ है नहीं। एंड अभी आपके सामने एज यू हैव कम स्लाइड आया था विच वी आर क्लियरिंग, ताकि ये रूट ओपन रहे। क्या चीज होती है जिसकी वजह से लगता है कि कितनी भी ठंड पड़ जाए, रात का कोई भी समय हो, लेकिन हमें काम करना है और लक्ष्य? हम लोगों को देश के जवानों के लिए जहाँ पे बॉर्डर पड़ता है, यहाँ पे डूबी है, ब्रिगेड भी है, और नियरली 1.5 लाख की सिविल पॉपुलेशन है, उनमें मेडिकल इमरजेंसी केसेस होता है, और हमारे जवानों के लिए बॉर्डर तक जाना हमारे देश की सुरक्षा की नज़र से हम लोग दिन रात मेहनत करके हम अपने रोड को ओपन करके रखते हैं। बीआरओ एक ऐसी संस्था होती है जिसमें आपको यहाँ पर सेना का अनुशासन भी है क्योंकि इसमें सैनिक भी हैं, और यहाँ पर तकनीकी दिमाग भी है क्योंकि यहाँ पर इंजीनियर्स हैं, और इन सारी चीजों को मिलाकर ये एक ऐसी संस्था बनती है जो किसी भी मुश्किल हालात में किसी को भी मुश्किल में नहीं छोड़ना चाहती। यहाँ पर जब हम पहुंचे हैं तो हमने देखा कि गाड़ियों की लंबी कतार लगी है और जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए सड़क यहाँ पर खोली जा रही है। बीकन होने से मदद हो जाती है आप लोगों को? बिल्कुल मदद होती है। टनल की मांग है यहाँ पर, लेकिन जब तक टनल नहीं है और ये सड़क है तब तक आप लोगों के लिए क्या ये लाइफलाइन साबित होते हैं बीआरओ बीकन के जो? हाँ, ये यहाँ पे बड़े दिन रात काम करते हैं, इनकी बड़ी मदद रहती है सेवलों के साथ, और कभी अगर गाड़ियाँ फंस जाती हैं ये निकालने की कोशिश करते हैं, तो आउट टाइम में भी काम करते हैं, इनका बड़े हमें हेल्प है। चाहे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो, जहां पर होते हुए निर्माण से अगर चीन चिढ़ता है तो उसके पीछे कौन है? बीआरओ के जवान। चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल हो, जहां पर लगातार अगर कनेक्टिविटी बनी रहती है तो उसके पीछे कौन है? यही वो चेहरे हैं, बीआरओ, जो दिन रात किसी भी समय आपकी सेवा में हाजिर जरूर रहते हैं, चाहे इनका कामकाज नजर आए चाहे नहीं आए, चाहे ये वर्दी में आपको दिखे या न दिखे, लेकिन इनका जो समर्पण देश के लिए है उसमें भी कोई कमी नहीं रहती। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन और हितेश कुमार के साथ श्वेता सिंह, कुपवाड़ा, आज तक। जीएसटी रिटर्न फाइलिंग को लेकर सरकार हमेशा ये कोशिश करती है कि नियमों में बदलाव करके उसे कुछ आसान किया जा सके, लेकिन नतीजा ये हो रहा है कि जो बदलाव किए गए हैं उन्हें कुछ मामलों में ये पेचीदा भी कर दिया है रिटर्न फाइलिंग को। कोरोना की वजह से एमएसएमई सेक्टर के सामने चुनौतियों का अंबार लग गया है। इन सब मुश्किलों से उबरने के लिए एमएसएमई को आने वाली बजट से बड़ी आस है। सबसे बड़ी दिक्कत एमएसएमई सेक्टर को फिलहाल जीएसटी में लगातार हुए संशोधनों के बाद इसकी प्रक्रिया में पैदा हुई उलझनों की वजह से है। ऐसे में कारोबारियों की मांग है कि सरकार जीएसटी की जटिल प्रक्रिया को आसान बनाए, जिससे उन्हें कागजी कार्रवाई से छूट मिले और कामकाज पर ध्यान लगाने में वक्त मिले। बजट पे मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाहती हूँ कि जो आपने इतने सारे कमर्शियल और जीएसटी से रिलेटेड जो कंप्लायंट्स रखे हैं
वो इतने ज़्यादा पेपर वर्क हो जाते हैं कि हम लोगों का एक्चुअल फोकस जो होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, उससे थोड़ा सा हटकर हमारा फोकस पेपर वर्क पे है कि जीएसटी में कोई प्रॉब्लम ना आए। सीए के साथ अपॉइंटमेंट्स हैं, क्लाइंट्स के साथ की बजाय हम सीए को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, अपने अकाउंट्स पे ज़्यादा फोकस हो रहे हैं। दरअसल जीएसटी में कई तरह के फॉर्म भरने की वजह से अकाउंटिंग का खर्चा बढ़ जाता है। जीएसटी का रिटर्न तो 3 महीने में भरने की सुविधा है, लेकिन टैक्स हर महीने भरना पड़ता है। इससे बिलिंग में कई तरह की समस्याएं आ रही हैं और इन दोनों में जो समानता होनी चाहिए वो नदारद है। खासकर जो कारोबारी एक दूसरे के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो उन्हें नए तरह के फॉर्म का इनवॉइस भरना पड़ता है, जिससे उन पर गैर जरूरी बोझ बढ़ गया है। 5 करोड़ से ज्यादा सालाना टर्नओवर वाले बड़े कारोबारियों को मासिक जीएसटी रिटर्न भरना है, जबकि 5 करोड़ से कम सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को तिमाही रिटर्न भरना है। दोनों कारोबारी आपस में कारोबार करते हैं, जिससे पूरा सिस्टम उलझ गया है। ऐसे में मांग की जा रही है कि सभी के लिए एक समान प्रक्रिया होनी चाहिए। साथ ही क्रेडिट लेजर सिस्टम के तहत सेटलमेंट न होने की वजह से कारोबारी को जीएसटी का 1% नकद में सरकार को जमा कराना पड़ता है, जिसे भी खत्म करने की मांग की जा रही है। मेरी सरकार से गुजारिश है, ये जो कमिंग बजट है इसके अंदर एक तो जीएसटी के लिए कोई प्रावधान होना चाहिए, एक फाइनेंस के लिए हैसल फ्री होना चाहिए, जिससे कि हमको सपोर्ट मिले, हमारी बैकबोन ना टूटे। क्योंकि हम लोगों को कच्चा माल लेना, फिर उसको बनाना, फिर प्रोडक्शन करना, फिर सैलरी देना। एक मेरी है बिजली के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी, जीएसटी, इनकम टैक्स, इसमें हमें थोड़ी छूट मिलनी चाहिए जब तक हमारी ये फैक्ट्री स्टेबल ना हो जाए। जिनको स्टेबल करने के लिए हमें सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट का। जीएसटीआर 2A और 2B की तारीख अलग अलग होने की वजह से एमएसएमई परेशान है। 2A में खरीदार के सभी बिल दिखाई देते हैं, 2B में दिखने वाले बिल पर कारोबारी को फायदा मिलता है। इसमें बिल महीने की 11 तारीख को जमा कराना होता है। इस तारीख के बाद 2B में बिल नहीं दिख पा रहा है, जिससे फायदा नहीं मिल रहा है। 2A और 2B को एक में मिला देने की बात कही जा रही है। टैक्स कलेक्शन सोर्स के तहत 0.75% खरीदार से टैक्स जमा कराकर सरकार को देना भी चुनौती साबित हो रहा है, जिसे खत्म करने की मांग की जा रही है। एक मिडिल जो बेसिकली आप एमएसएमईज के थ्रू देख सकते हैं, माइक्रो रेंज का जो एमएसएमईज हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है कि ये सारी चीज़ों का, इस एक्सपेंसेस को बेयर करना, कि वो सीए के साथ जाएं और पेपर वर्क को पूरा फोकस करें। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा पेपर वर्क को लेंदी ना करके थोड़ा शॉर्ट रखना चाहिए। कोरोना काल को उद्योगों ने मुश्किल से पार किया है। अब जब ये महामारी छटने के संकेत दे रही है तो फिर जीएसटी की बेवजह की अड़चनें कारोबार के सामने नई चुनौतियां पेश कर रही है। ऐसे में अगर सरकार किसी तरह की नई राहत देने की हालत में नहीं है तो प्रक्रियाओं को आसान बनाकर भी कारोबारियों को राहत दी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। कल जो बजट पेश होने वाला है उसे लेकर लघु उद्योग क्षेत्र ने किस तरह की उम्मीदें जाहिर की हैं, वो दिखाते हैं। बजट पेश किए जाने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। बजट से पहले देश के उद्योग संगठन देश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई के लिए लोन पर ज्यादा ब्याज छूट की मांग कर रहे हैं। उद्योग संगठनों का मानना है कि एमएसएमई के लिए लोन पर ब्याज की छूट ज्यादा होने से रोजगार में बढ़ोतरी हो सकती है। लोन पर 2% ब्याज सबवेंशन स्कीम ने भारतीय एमएसएमई को सही मायनों में सहारा दिया है। एमएसएमई सेक्टर अब इस योजना को आगे बढ़ाने की मांग कर रहा है। इनकी मांग है कि पहले के 1 करोड़ रुपए के मुकाबले 3 करोड़ रुपए तक के लोन पर 3 से 4% ब्याज दर की छूट मिले। मैं चाहूँगी कि बहुत अच्छा एमएसएमई एसएमई ऑलरेडी हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है, पर मैं चाहूँगी एज एन एंटरप्रेन्योर हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडीज़ मिले। जो हमारे साथ वर्क करते हैं एम्प्लॉयज़, उनका भी टैक्स थोड़ा फ्री हो, कि वो अपना माइंड से फ्री होके काम काज में ध्यान लगा सके, उन्हें लगे कि हमें मुनाफा हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, एंड वो बहुत और भी महिलाओं को जोड़ें अपने साथ। वो तभी हो पाएगा जब हमें सब्सिडाइज मिल पाएगा। और ज़रूरी है कि हमें नॉट जस्ट सब्सिडीज मिले। इसके साथ ही एमएसएमई सेक्टर की बजट से टैक्स राहत देने की भी मांग है। टैक्स को कम करके पर्सनल टैक्सेशन को आसान बनाए जाने की वकालत भी एमएसएमई सेक्टर कर रहा है।
बजट में एसएमई को इस साल बहुत ज़्यादा उम्मीद है। लास्ट ईयर पूरा देश कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड रहा। एसएमई को सबसे बुरा हाल रहा, क्योंकि एसएमई ने सबसे ज़्यादा भुगता है। उनकी इंडस्ट्रीज मोस्टली माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज बंद होने के कगार पे हैं। माइक्रो इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट 10-20% तो एकदम बंद हो रही हैं, और स्मॉल इंडस्ट्री भी ऑलमोस्ट 30-40% एफिशिएंसी में चल रही है, काफ़ी ज़्यादा। तो ऐसे हालात में बजट में 3 बड़े मुद्दे हैं जो गवर्नमेंट से हमें उम्मीद है इस साल के बजट से। एक कि हमें जीएसटी में रिबेट दी जाए। उद्योग संगठनों की डिविडेंड टैक्स को भी घटाने की मांग है। इसे 20% से घटाकर 15% किए जाने की मांग की जा रही है। एमएसएमई के लिए ब्याज सबवेंशन स्कीम का एक प्रमुख एजेंडा उन्हें जीएसटी नेटवर्क में लाना है। नई छूट से उन्हें इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम के दायरे में आने में मदद मिलेगी। एमएसएमई सेक्टर जीएसटी में भी राहत की मांग कर रहा है। मांग की जा रही है कि कारोबार की रफ्तार बढ़ाने और एमएसएमई के प्रोत्साहन के लिए कमर्शियल सेवाओं पर जीएसटी को 5% तक कम कर देना चाहिए, जो अभी 18% है। 18% जीएसटी के दायरे में फिलहाल वकील, कुरियर सर्विस और मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स हैं। इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट्स, एचआर, मार्केटिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी इसमें शामिल है। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग, मेंटेनेंस, रिपेयर और इंस्टॉलेशन सर्विसेज भी इस लिस्ट में मौजूद हैं। ऐसे में एमएसएमई सेक्टर को जीएसटी में हो सकने वाली इस संभावित कटौती से बड़ी राहत मिल सकती है। इनकम टैक्स में रिबेट दी जाए, और तीसरा लोन्स में एक फैसिलिटेट किया जाए। जीएसटी में है कि जैसे जीएसटी में लार्ज स्केल इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट 18% में फॉल करती है, तो इसमें 25% या 30% की रिबेट दी जाए फॉर द माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री इन कंपैरिजन टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री। इनकम टैक्स में क्योंकि मोस्टली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती है, स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्री प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में होती हैं, उनका स्लैब 30% है, और जबकि कंपनीज एक्ट का 25% है। तो इसको भी 25% एट लीस्ट एट पार विद द कंपनीज इनकम टैक्स को किया जाए, इफ नॉट लेस। जिस तरह से इस सेक्टर देश में रोजगार की बैकबोन है, उसे देखते हुए जरूरी है कि इन रियायतों पर सरकार गौर फरमाए और कारोबार को कोरोना के कहर से बाहर निकालने का मौका दे। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। किसान संगठनों और सरकार के बीच अगले दौर की बातचीत कल होने वाली है। अभी तक किसी दौर से कोई नतीजा निकला नहीं है। देखना है कि इस दौर से क्या गतिरोध आखिरकार टूटेगा, क्योंकि उससे पहले अब 26 जनवरी को होने वाली तमाम जो चीजें जो किसान संगठन कह रहे हैं उस पर भी नजर रहेगी। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।